इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8। हम ये है भाग नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या हर व्यक्ति अदालत के शरण में जा सकता है। अभी हम बुक पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का 5वां पाठ है न्यायपालिका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हर व्यक्ति अदालत के शरण में जा सकता है? सिद्धांत, इसका क्या सिद्धांत है इसमें बताया जाएगा। भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों के शरण में जा सकते हैं। देश के न्यायालयों की शरण में, न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अदालत। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता, तो उसके पूरे परिवार, जो भी उसका परिवार है, दिहाड़ी मजदूरी से चलता है। जैसे में पल्लाड़ी कर कर, चाहे बहुत ज्यादा मेहनत करके चलता है। रोज खाओ रोज कमाओ, रोज कमाओ रोज खाओ। ऐसे स्थिति में तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं मिलने वाला। वो मर जाएगा इंसान, लेकिन कोर्ट उसको फैसला नहीं सुना कर देगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी में बहुत पैसा लग जाता है। सबसे बढ़िया है झगड़ा करो मत, और झगड़ा करो तो छोड़ो मत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय ने उन सबको जनहित याचिका दायर कर दिया कि जिसको FIR चाहे अपनी कंप्लेन देना है, अपना जो भी उल्लंघन उनका हुआ है मौलिक आधार का, उसके बारे में याचिका दे सकता है न्यायालय में। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्रों या तार टेलीग्राम को ही जनहित याचिका माना जाता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूर जो काम करते हैं, रोज काम करते हैं और शाम को पैसा लेकर जाते हैं। और बंधुआ मजदूर तो होते हैं जो गुलाम जैसे। बंधुआ मजदूर की हम तुमको खाना देंगे, पैसा वैसा नहीं देंगे, कपड़ा दे देंगे पहनने के लिए, लेकिन पैसा वैसा नहीं देंगे। वो लोग बंधुआ मजदूर में आते थे। तो बंधुआ मजदूर को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किया गया। रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। जैसे में जितने भी गुलाम हैं, गुलामों को आजाद कराना, बंधुआ मजदूर को, और बिहार में सजा काट रहे लोगों को जुर्माने की वजह से रिहा नहीं किया जाता था, तो फिर उनको रिहा करने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था, जिसके वजह से सारे लोगों को जेल से छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है। दोपहर का भोजन को बोलते हैं मिड डे मील, दिया जाता है। उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। जनहित याचिका के वजह से उसी के फलस्वरूप न्यायालय ने हुई थी
दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए एक विवरण को पढ़ें। और अदालतों ने यह आदेश दिया सरकार को कि आप मिड डे मील चालू करो। कौन दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। चित्र नंबर 1 देख लो। चित्र नंबर 1, ये गाय दलदल में फंस गई है। कि क्या हुआ है ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन लग रहा है कि दलदल में फंस गई है। चित्र 2 देख लो, पलदारी कर रहे हैं, बोरा उठा कर ले जा रहे हैं। अब चलो मैं पढ़ के बताता हूँ। चित्र 1, वर्ष 2001 में राजस्थान और ओडिशा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। चित्र 2, जो पलदारी कर रहे थे, सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। पूरा सरकारी गोदाम अनाज से भरा था। बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया। अब चित्र नंबर 3 देखो, जहां पर सब लोग बैठे हैं और 4 नंबर में देखो यहाँ बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, खा रहे हैं। तो 3 नंबर देखते हैं। इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जिसको बोलते हैं PUCL नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसलिए गलत ठहरा दिया गया कि राज्य के पास संसाधन नहीं है। उसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। तो राज्य मिड डे मील खाने के रूप में हर बच्चे को लोगों को प्रोवाइड करा देता है, मतलब दे देता है कि भाई आप खा लो, आपके मौलिक अधिकारों को दिया जा रहा है। अब है चित्र 4। लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करें। कौन? राज्य। सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि आप रोजगार पैदा करें। राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराएं, जिसको आज राशन कार्ड के वजह से डीलर के पास मिलता है। बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया गया था कि आप रिपोर्ट दो, जिसका नतीजा 4 नंबर में देख सकते हैं कि खाना कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। इस पर भी रिपोर्ट देना जरूरी था। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना है। आम आदमी अगर कोई भी कोर्ट में पहुंच जाता है ना, तो समझता है कि हमें न्याय मिल गया, अब चल भाई वापिस चल। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। लोगों के मतलब उनके न्याय के लिए एक अहम भूमिका निभाती है तो अदालत। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। जीवन का जो भी अधिकार है उसमें भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसमें से टीचर से लेकर बच्चों तक, बच्चा जो भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, तो उनको मिड डे मील भोजन दिया जाता है। हमारी माँ भी गवर्नमेंट टीचर हैं। ठीक से बताऊं तो वो सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर। तो वो पहले खाना चेक करती हैं कि खाना कैसा बना है। सबसे पहले खाना खाने वाली हमारी माँ जो चेक करती है कि हमारे स्कूल में बना हुआ खाना कैसा बना है, जहरीला तो नहीं है और टेस्ट कैसा है, वो चेक करने के बाद 10 मिनट के बाद बच्चों को बांटा जाता है। उसके पहले बच्चों को खाना भी नहीं दिया जाता है जब तक ये साबित ना हो जाए कि खाना जो है वो सही है। तो ये सब देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग, बहुत लोग जलने वाले होते हैं जो वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके सामने है कि दूसरे को नीचा दिखाएं, नीचा दिखाने के लिए हजारों बच्चों को मार भी सकते हैं। इसलिए सारे
चीज को चेक कर लिया जाता है। मतलब सब चीज कंफर्म हो जाने के बाद बच्चों को मिड डे मील का खाना हमारे स्कूल में दिया जाता है, जिसमें हमारी माँ हेडमास्टर हैं। लेकिन अदालतों के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। अदालत कुछ ऐसी भी फैसला दे देती है जिससे लोग सहमत नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे, उदाहरण के लिए देखो, गरीबों के आवास अधिकार, गरीब कहाँ रहेगा, उस अधिकार जैसे मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। कि अगर कोई गरीब कहीं झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहा है तो उन्हें बेदखल ना किया जाए। अदालतों ने बोल दिया है कि उन सबको बेदखल करो, जमीन खाली कराओ, सरकार का जमीन है, वहां पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रोड बनेगा, इसलिए खाली करा दिया जाता है। लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि हम बेदखल कर रहे हैं तो उन्हें एक जमीन दे दे जहां पे वो लोग रह सकें। हाल के फैसलों में झुग्गी बस्तियों को शहर से घुसपैठियों की तरह देखा जाता है। आमतौर पर जो बस्ती झुग्गी बस्तियां होती है तो लोगों को, सरकार को लगता है कि वो घुसपैठियां हैं, वो घुसपैठियां हैं जो उस जिले और उस राज्य बस्तियों में घुस रहे हैं, सरकारी जमीन पर घर बनाकर रहने लगते हैं, एकदम टेंशन फ्री। लेकिन उन लोगों के लिए अलग जमीन रिक्वायर किया जाता है, और जिस दिन हमारी बात सरकार सुनेगी उस दिन तो हर गरीब के लिए जमीन मैं मुहैया करवा दूंगा। मतलब अगर कोई जमीन पर कुछ बनना चाहिए तो उस इंसान को जहां रह रहे हैं वो सारे इंसान को एक ऐसे जगह प्रोवाइड करा दिया जाएगा जहां पर उनको कोई हटा नहीं सके, कोई उन्हें कुछ भी करके हटा नहीं सके, चाहे अदालत हो चाहे कोई भी। देखो ये मैं एक यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ। ओल्गा टेलिस बना मुंबई नगर, उसको बोलते थे बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के आधार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। आजीविका के आधार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीश ने, जो जज था, न्यायाधीश ने जीवन के अधिकार, जिंदगी जीने का अधिकार, आजीविका, खाना खाना, रहना, उन अधिकारों से किस तरह जोड़ कर देखा और उनके आजीविका निवास के तौर पे उनके घर रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, उसके आधार पर जोड़ कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से नहीं है। जीवन का मतलब ये नहीं है कि भर पेट खाना खिला दे तो वो जीवन हो गया। इसका मतलब केवल यह नहीं कि कानून के दायरे तक की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देना और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। अदालत मृत्यु दंड के अलावा दूसरा सजा नहीं दे सकता है। अदालत को यह अधिकार नहीं है कि बीच चौराहे पर किसी को गोली मारवा दे। अदालत को यह अधिकार नहीं है किसी को बीच चौराहे पर फांसी दिलवा दे। मृत्यु दंड का एक ही अधिकार है कि जेल के बंद कोठी में, बंद इलाके में, बाउंड्री के अंदर उसको फांसी दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता है। यही संविधान है, यही संविधान की अहम भूमिका है। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। मतलब ये संविधान जीवन के अधिकार का एक माध्यम है जिसके अनुसार सरकार फैसला देती है, चाहे न्यायालय फैसला देती है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। इसे आजीविका का अधिकार भी कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति खाना और घर, अगर दो चीज नहीं हो तो वो जिंदा नहीं रह सकता। एकदम उसकी हालत मरियल जैसी हो जाएगी, अधमरु जैसा। इसलिए आजीविका में दो चीज देना जरूरी है, उसे भर पेट खाना
और उसे रहने के लिए एक जगह। जमीन चाहे तुम बना कर दो, नहीं तो वो खुद वहां पर झोपा झोपड़ी तो बना ही लेंगे। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, किसी को पटरी पर से हटा दो, झुग्गी बस्ती उनके हटा दो, तो उनका आजीविका था कि वहीं पर रहते थे, तो उनका रहना ठीक। वहीं के बगल में ठेला लगाकर कुछ बेच लेते थे, तो खाने के लिए पैसा जुटा पाते थे, तो वह भी हो जाता था। यह एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में जो यहाँ पर प्रस्तुत मामला है, प्रस्तुत मामले में अनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गी बस्तियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधे में लगे होते हैं, और जो भी पटरी और झुग्गी बस्तियों में रहता है वो शहर के किसी न किसी काम में जुड़ा रहता है। उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती है। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी पर या झुग्गियों में रहने लगते हैं, चाहे कोई भी झोपड़ा बनाकर उसमें रहने लगते हैं। झोपड़ी खरई का हो गया, पलानी हो गया, प्लास्टिक का हो गया। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाता है तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाता है। अब रोजगार खत्म हो गया, कमाइबे नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठते हैं और इस प्रकार आजीविका से भी वंचित हो जाते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, उसकी आजीविका खत्म, इसी की वजह से उसकी जीवन भी खत्म हो जाता है, जीवन से भी वंचित हो जाते हैं। उसके बाद से उनका मरना तो तय है। ये देखो लिखा कौन है, स्टेड ओल्ड एक्ट पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पद विक्रिय विनियम अधिनियम 2014 के बारे में पता करें। और इसके बारे में आप पता करके बता सकते हो, सबमिट भी कर सकते हो मेरे पास। जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेलेस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी बस्तियों के आजीविका बचाने का प्रयास किया गया था। उसके आजीविका बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया और बहुत काम किया गया था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाली एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। कोई भी मुकदमा का सुनवाई होता है तो कई साल लग जाता है। अभी राम मंदिर का मुकदमा था, उसको 150 वर्ष से नहीं सुलझा पाया था सरकार, जो 2019 में आकर सुलझा। आज उसका सारा विवाद खत्म। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। अरे इंसाफ की मंदिर में जो मूर्ति होता है वही अंधा होता है, इंसाफ की देवी ही अंधा होती है, तो इंसाफ कहां से हो सकता है? तो इंसाफ का कत्ल है। चलो कुछ एक व्याख्या बता देते हैं। भारत में न्यायाधीशों की संख्या, पद है, उच्चतम न्यायालय में 34 पद है जज की, जिसमें से 34 काम कर रहे हैं। किसमें? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय, जिला कोर्ट में 1779 सीट है, जिसमें से 635 लोग कार्यरत हैं, जिसमें से काम करने वाले 424 लोग हैं। तो बाकी क्या कर रहा है? बाकी आराम कर रहे हैं। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में जज का जो सीट है 22,644, लेकिन बहाली हुआ है 17,509 लोगों की, और उसमें से भी 5,135 लोग काम कर रहे हैं। तो बताइए आप कहां से किसी को न्याय मिलेगा? न्याय मिलने वाला है क्या? 17,000 जज रहता तो जल्दी काम होता। ये 5,000 जज मिलकर क्या करेगा? सब कुछ नहीं कर पाएगा। एक कान से इधर सुनेगा, एक कान से उधर से निकाल देगा। इसीलिए सब चीज में लेट हो जाता है। इस पर सरकार को समझनी चाहिए, उसकी याचिका को देखना चाहिए और अपने अनुसार उसकी भर्ती करवानी चाहिए।
संविधान में संशोधन करवा के। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नगरपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था, लेकिन उसके बहाली के लिए भी सरकार को देखना चाहिए, जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। यह एक लोकतंत्र का बुनियादी पहलू है कि जिसके वजह से न्याय हर किसी को मिल सके। ये चित्र आप देख सकते हैं, लोग अपनी एक फोटो लेकर दिखा रही हैं। इसके बारे में पढ़ के बताता हूँ। इस चित्र में 22 मई 1987, यहाँ पर देखना, 1987 को मारे गए हाशिमपुर के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये हाशिमपुर के हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मतलब बचपन से बूढ़े हो गए न्याय के लिए, लेकिन साला न्याय 31 साल के बाद मिला। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश के दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। उत्तर प्रदेश से दिल्ली में इसको भेज दिया, इस केस को। इसमें प्रोविंशियल आर्मर्ड कंस्टिट्यूशनरी, जिसको बोलते हैं पीएसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य अपराध मामलों के आरोप में मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किया गया था। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया फोटो। समझो कि 21 साल के बाद किसी को सजा मिल रही है, उसको न्याय मिल रहा है, तो क्या भरोसा यार उसके पास न्यायालय में जाने के लिए। इससे अच्छा है कि जो हमारे परिवार को मारा हम उसके परिवार को गोली मार देवें, जो हमारे परिवार को मारा हम उसको डायरेक्ट गोली मार देवें, बदला बराबर, काम खत्म। लेकिन अगर न्याय प्रक्रिया से चल रहे हैं तो हमें भी न्यायालय में जाना पड़ेगा। देश के संविधान के तरफ से चलेंगे तो हमें भी देश के अदालत में जाना पड़ेगा। यही न्याय, देश के राष्ट्रभक्ति का एक यही माध्यम है कि न्याय के लिए हम न्याय के काम के तरफ से चलें। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। उसकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। 2 नंबर, अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। 3 नंबर, नीचे तीनों स्तर में न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने दिए गए उच्च न्यायालय में सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया, मतलब कौन सा अदालत सुधा के केस में फैसला दिया। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। 4 नंबर में है कि जो सही है सही में टिक लगाओ, जो गलत है गलत में टिक लगाओ। सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है, वो लाइन सही है, उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाइए। अपने बुक के अनुसार इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम थी। 6 नंबर क्वेश्चन, ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि
इस बयान से जजों का क्या मतलब था। 7 नंबर, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए, मन से बनाना है। 8 नंबर, अगले पन्ने पर शब्द शब्द अस्खलन में दिया गया है, प्रत्येक शब्द को वाक्य बनाइए। बाकी सब ये बनाने वाले तो है नहीं। यह है बरी करना, किसी को आजाद कर देना, अपील करना मतलब बहस करना, मुआवजा मतलब जुर्माना देना, बेदखली किसी को उसके निवास स्थान जीविका से हटा दो, उल्लंघन मतलब किसी कानून का मतलब किसी भी कानून का बोल रहा है कि यहाँ पर चलो, हम उस वहां पर नहीं चलेंगे, तो उसका उल्लंघन करना होता है, उस चीज को ना मानना, तो उसी को बोलते हैं उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर है न्यायपालिका जो खत्म होता है। फिर हम अगला अध्याय पढ़ते हैं, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसको पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में, जो है पार्ट नंबर कितना है 6।